Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। द बीटा इन अ ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज करेंट गेन ऑफ। ट्रांजिस्टर संरचना में बीटा किसकी धारा लब्धि है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि बीटा जो है इसका जो करंट एम्प्लीफिकेशन गेन है वो किसका है। बीटा किसका है, कॉमन बेस का है, कॉमन कलेक्टर का है, सीडी का है या फिर सी का है। दोस्तों जो हमारा बेस जो हमारा बीटा होता है वो हमारे कॉमन एमीटर का फैक्टर होता है। ठीक है, बीटा की वैल्यू क्या होती है हमारी, बीटा बराबर होता है हमारा IC अपॉन IB, जहाँ पे हमारा IE क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। क्लियर है। और कॉमन बेस के केस में जो होता है हमारा अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी IC अपॉन IE। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉइस गेन इम्पोर्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। निम्न में से शोर, नॉइस का मतलब होता है शोर, कौन सी कोटि को उच्च आवृत्ति पर महत्व प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा नॉइस है, ठीक है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या इम्पोर्टेंस को प्राप्त होता है। तो हमारा जो पहला है शॉर्ट नॉइस, दूसरा है रैंडम नॉइस, तीसरा है इम्पल्स नॉइस या चौथा है ट्रांजिट टाइप नॉइस। दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो होगा ट्रांजिट टाइप नॉइस, आंसर नंबर डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि करंट गेन वैल्यू ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की करंट गेन की वैल्यू निम्नलिखित होती है। दोस्तों पूछा है कि जो हमारा कॉमन बेस होता है, जो हमारा कॉमन बेस है उसमें हमारा जो करंट एम्प्लीफिकेशन गेन है, जो हमारा करंट गेन है उसका मान क्या होता है। तो दोस्तों जो हमारा करंट गेन की जो वैल्यू होती है वो 1 से क्या होती है, कम होती है। 1 से क्या होती है, कम होती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अल्फ़ा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। दोस्तों हमारा जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो हमारा नियर अबाउट 0.98 के आसपास होता है। दोस्तों से ये जो हमारे फैक्टर है इनको हमें रिमेंबर रखना होता है। इस पे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, पुटअप किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमीटर इज जनरली कॉल्ड। दोस्तों जो हमारा एमीटर होता है उसको क्या कहा जाता है। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारा एमीटर, एक होता है बेस और एक होता है हमारे पास कलेक्टर। क्लियर है। तो हमारा इन तीनों में से कौन सा होगा, एनोड, ग्रिड, ड्रेन या फिर कैथोड। तो दोस्तों जो हमारा एमीटर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, एनोड के नाम से जानते हैं। क्लियर है दोस्तों। तो जो हमारा एमीटर होता है उसको हम किसके नाम से जानते हैं, एनोड के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, इन अ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन BJT हैज़ इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस। दोस्तों इसमें हमारा पूछा है कि केस कौन सा है, हमारा कॉमन बेस का केस है। ठीक है, केस जो है वो हमारा कॉमन बेस का है और कॉमन बेस पूछा है कि इसका इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा। दोस्तों कॉमन बेस के केस में जो हमारा इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है, लो होता है और आउटपुट इम्पीडेंस हमारा क्या होता है, हाई होता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द सर्किट विच प्रोड्यूसेस द बेस्ट स्टेबलाइजेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग पॉइंट इज। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट को एक ऑपरेटिंग बिंदु का सबसे अच्छा स्थिरीकरण पैदा करता है। दोस्तों इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ऐसा कौन सा सर्किट है जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट Q, ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है हमारा Q, ऑपरेटिंग पॉइंट को क्या हम प्रेजेंट करते हैं Q को सबसे अच्छा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि जो हमारा Q पॉइंट है
वो स्टेबल किस अवस्था में सबसे अच्छा होगा। तो हमारा जो पहला सर्किट है वो है वोल्टेज डिवाइडर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर बायस, तीसरा है कलेक्टर फीडबैक एंड चौथा है बेस बायस। दोस्तों हमारे जो बेस्ट ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए, बेस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का उपयोग करते हैं। दोस्तों इस सर्किट का लाभ यह है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर या इसके पैरामीटर में परिवर्तन करने पर भी इस पर जो ऑपरेटिंग पॉइंट हमारा क्यू है इस पर कोई भी इफ़ेक्ट हमारा नहीं पड़ता है। और एक बात और कि जो हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है इसमें हमें डीसी बायसिंग की आवश्यकता होती है, डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। इसमें 3 पॉइंट, पहला कि हमारा जो स्टेबिलिटी होती है ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए वो हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का उपयोग करते हैं। दूसरा टेम्परेचर या फिर पैरामीटर को बढ़ाने पर भी इसके ऑपरेटिंग पॉइंट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। और तीसरा जो मेन पॉइंट है कि इसमें क्या होता है कि डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा कि फॉरवर्ड द एवरेज वोल्टेज एट आउटपुट ऑफ FWR, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। FWR का मतलब होता है, FWR बराबर क्या होगा हमारा, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, पूछा है कि इसमें औसत जो हमारा आउटपुट वोल्टेज होता है वो क्या होता है। ठीक है, जो हमारा आउटपुट औसत वोल्टेज हो जाएगा, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज का हमारा फॉर्मूला होता है वी आउटपुट DC इक्वल टू 1/पाई 0 to पाई VM sin ओमेगा t इंटू टी। ठीक है दोस्तों, इसको हम सॉल्व करेंगे, VM क्या हो जाएगा हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसे VM हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हम साइन की वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, ये 2VM/पाई। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज बोथ करेंट एंड वोल्टेज गेन। दोस्तों निम्नलिखित विन्यास में से कौन सी चीज़ धारा और वोल्टेज गेन दोनों है। दोस्तों ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर, इन तीनों में से किसमें हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन और वोल्टेज गेन दोनों मिलती है। यानी कि हमारा वोल्टेज गेन एंड करंट दोनों प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि कौन सा एम्पलीफायर सर्किट होता है कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में, जो कि वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करता है। तो दोस्तों ऐसा एक ही सर्किट है जिसका नाम है हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। दोस्तों कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एक ऐसा सर्किट है जो हमारा वोल्टेज और करंट दोनों को एम्पलीफाई करता है। क्लियर है, और इसका जो आउटपुट है वो हमारे कलेक्टर टर्मिनल से लिया जाता है। क्लियर है दोस्तों, कलेक्टर टर्मिनल से हमारा आउटपुट लेते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, हीट सिंक भी लगाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर में वेरिएशन होने पे हम क्या करते हैं, हीट सिंक के माध्यम से जो हमारा टेम्परेचर होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनपुट इम्पीडेंस ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज। दोस्तों ट्रांजिस्टर की निमेष प्रतिबाधा होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का तात्पर्य यह है कि जो ट्रांजिस्टर है उसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, हाई होगा, बहुत हाई होगा, शून्य होगा या फिर लो होगा। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे हमें एक कन्फ्यूजन होता है कि यह कौन से ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन की बात किया है, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस या फिर कॉमन कलेक्टर। दोस्तों अगर इन तीनों में से किसी का नाम नहीं दिया है तो हम इसमें लगा देंगे लो पे। क्लियर है, लेकिन अगर ये पूछता कि कॉमन एमीटर का इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, तो दोस्तों कॉमन एमीटर का जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो
दोस्तों अगला क्वेश्चन है हीट सिंक इज जनरली अटैच्ड विथ। दोस्तों जो हमारा हीट सिंक है वो सामान्यतः कहाँ पे अटैच किया जाता है, जो हीट सिंक होता है वो कहाँ पे लगाया जाता है। दोस्तों हीट सिंक का काम क्या होता है कि ऊष्मा को अवशोषित करना, यानी कि जो हमारी डिवाइस होती है उसमें जो हमारा हीट उत्पन्न होता है उस हीट को क्या करेगा, ये बाहर निकालेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन है, बेस ऑफ ट्रांजिस्टर, एमीटर ऑफ ट्रांजिस्टर, कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर, नन ऑफ दीज। दोस्तों अभी हमने पिछले भी क्वेश्चन में बताया था जो हमारा हीट सिंक होता है वो कहाँ पे हम लगाते हैं, आउटपुट टर्मिनल पे, और आउटपुट टर्मिनल हमारा कहाँ पे होता है, कलेक्टर पे। ठीक है, तो दोस्तों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे हम हीट सिंक लगाते हैं। ठीक है, हीट सिंक लगाने से फ़ायदा क्या होता है कि टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होती है, और जब टेम्परेचर में वृद्धि नहीं होगी तो हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट क्यू होता है वो हमारा क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, और एक बात है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो हमारा लीकेज करंट का मान बढ़ेगा नहीं, जिससे हमारी कलेक्टर करंट क्या होगी, हमारी स्टेबल रहेगी। क्लियर है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।